गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है संधारित्र पर परित एसी वोल्टा। पहले हम एक संधारित्र के बारे में पढ़ लें। संधारित्र पे दो प्लेटें होती हैं जो अपने अंदर आवेश को संचित रखता है। संधारित्र एक ऐसा उपकरण है, ऐसा अवयव है जो क्या करता है, अपने अंदर आवेश को संरक्षित रखता है। अर्थात इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, आवेश को संचित करने में, आवेश को जमा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। संधारित्र जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान होते हैं उन पे लगा रहता है संधारित्र। तो इसमें जो है आवेश जमा रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास संधारित्र है जिसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। ठीक है। जो संधारित्र आपके पास है इसकी धारिता C है और किसी समय किसी क्षण इस संधारित्र पर जो आवेश संचित है उसका मान Q है। जो इस संधारित्र पर आवेश संचित है उसका मान Q है। जब हम इस पर क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्थापित करते हैं, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के स्थापित करने से प्लेटों के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस पर वोल्टेज स्थापित करते हैं तो संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं, दो प्लेटें होती हैं, इन प्लेटों के बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है। यह विभव क्या करता है, जो आपके पास मूल विभव है उसका विरोध करता है। इसलिए हम इसको विरोधी विभव कहते हैं। जहाँ पे उत्पन्न होता है उसे विभव हम क्या कहेंगे, विरोधी विभव। ठीक है। और उसके बाद हमने जैसे पिछले दो टॉपिक में किया था, किरचॉफ का नियम लगाना है और किरचॉफ के नियम के अनुसार हमने इसको फिर हल करना है। ये जैसे ही हैं, सब में किरचॉफ का नियम लगना है और उसी के अनुसार सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको आपने समझना है कि कहाँ पर कितना अंतर है। ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे हम, संधारित्र के बारे में लिखेंगे। संधारित्र एक ऐसा अवयव है जो अपने अंदर आवेश को संचित रखता है। अर्थात आवेश को संचित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आवेश को जमा कर सकते हैं, संचित रख सकते हैं। माना किसी परिपथ में संधारित्र C प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है कि आपके पास एक संधारित्र है जिसको हमने प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। ठीक है। माना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से किसी क्षण मिलने वाला वोल्टेज, इसको वोल्टेज दिया जाता है तो V बराबर V0 sin ओमेगा t। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट ले लेंगे। माना संधारित्र की धारिता C है तथा किसी क्षण संधारित्र पर संचित आवेश Q है।
जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज V स्थापित करते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के बीच एक विरोधी विभव V डैश उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान कितना होगा? V डैश बराबर Q अपॉन C। जब ये V बराबर Q अपॉन C होता है तो उसी प्रकार से आपको हो जाएगा V डैश बराबर Q अपॉन C, क्योंकि Q इस पर आवेश संचित हो रहा है, C इसकी धारिता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, जो हमने पढ़ी रहे हैं इसको बार बार, कि किसी परिपथ में लगे प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का जो गुणनफल होता है उस परिपथ में लगे हुए सभी विद्युत वाहकों के सदिश योग के बराबर होता है। तो समेशन IR दैट इज इक्वल टू समेशन E, ये आपके पास किरचॉफ का द्वितीय नियम है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर आरोपित विभव के अतिरिक्त विरोधी विभव V डैश भी है। यहाँ पर एक तो हमने विभव V लगाया है और इसके कारण यहाँ पर एक विरोधी विभव V डैश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और दोनों का मान, यानी कि यदि हम इसको घटाएंगे, जो मूल विभव है और विरोधी विभव है, इन दोनों का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं V डैश भी है जो कि आरोपित विभव के विपरीत है, अतः V माइनस PQ बराबर 0, V बराबर V डैश। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से V और V डैश के मान रख देंगे। समीकरण नंबर 1 से V का मान V0 sin ओमेगा t बराबर V डैश का मान Q अपॉन C। Q का मान यहाँ से निकाल लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। Q बराबर CV0 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 3, ठीक है। माना dt समय में परिपथ से dq आवेश प्रवाहित हो रहा है। समय dt में बहुत कम समय है dt, परिपथ से dq यानी कि बहुत ही कम आवेश प्रवाहित हो रहा है, अतः परिपथ में उत्पन्न धारा हम जानते हैं I बराबर Q अपॉन T, तो उसी से यहाँ पर निकला है I बराबर dQ अपॉन dt, ठीक है। dQ आवेश है और dt समय है, तो dt समय में परिपथ में से जो आवेश बह रहा है वो dQ है, जो आवेश बटे समय क्या होता है? धारा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 से Q का मान रखेंगे, तो I बराबर d अपॉन dt यह हो गया अलग से। Q का मान रखना है CV0 sin ओमेगा t। CV0 को बाहर ले लेंगे क्योंकि t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन होना है इसका, तो CV0 बाहर ले लेंगे तो d अपॉन dt sin ओमेगा t, इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से I बराबर CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अवकलन डी अपॉन डी टी साइन थीटा अवकलन करना है, डी अपॉन डी टी साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर बीच में 2 है तो 2 पहले आएगा, 3 है 3 पहले आएगा। जैसे यहाँ पर जो ओमेगा है तो ओमेगा पहले आ गया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो I बराबर V0 C ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सूत्र होता है। तो I बराबर V0 C ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2,
यहाँ पे प्रस्तुत होता है cos थीटा बराबर होता है sin π/2 प्लस थीटा। cos थीटा बराबर sin π/2 प्लस थीटा। हमारे पास दिया हुआ ओमेगा टी है, तो cos ओमेगा टी बराबर sin π/2। तो ये आ जाएगा पास I बराबर V0/XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। XC क्या है ये? XC आपके पास दाहर्तीय प्रतिघात है, हमने पहले पढ़ा था दाहर्तीय प्रतिघात XC। इसको हम क्या लिखते हैं 1/ओमेगा C। ठीक है, तो ओमेगा C बराबर हो जाएगा ओमेगा C दैट इज इक्वल टू 1/XC। ओमेगा C दैट इज इक्वल टू 1/XC। इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है ओमेगा C, यानी कि C ओमेगा की जगह पे हमने क्या लिख दिया है XC धारतीय प्रतिघात, इस जगह पे 1/XC दैट इज इक्वल टू XC ओमेगा मान रखेंगे 2πf। तो धारतीय प्रतिघात XC का मान क्या जाएगा 1/2πfC। समीकरण 4 में मान रखने पर यहाँ पर हमने मान रख दिया है I बराबर V0/XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये आपके पास हो गया है। V0/XC दैट इज इक्वल टू होता है I0 धारा का शिखर मान। तो I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। समीकरण नंबर 5 हम इसको मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 5 की तुलना करनी है। इन दोनों को हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम समीकरण नंबर 1 में हमारे पास क्या था V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, और I बराबर हमारे पास क्या आ गया I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओमेगा टी प्लस π/2 यानी कि जो है जो धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अर्थात π/2 अग्रगामी है। ठीक है, यहाँ पर जो है धारा अग्रगामी है। रेखत्व में हमने पढ़ा था धारा वोल्टेज से पश्चिगामी थी, यहाँ पर धारा अग्रगामी है। तो हम लिख लेंगे इसकी तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर तो हमें क्या मिलता है कि परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 अर्थात 90 डिग्री अग्रगामी है। अब हम इसका फेजर आरेख बनाते हैं। तो आपके पास x अक्ष y अक्ष है, यहाँ पर V0 x अक्ष से ओमेगा टी कोण पर बढ़ाते हुए दर्शाया गया है। क्योंकि जो I का मान है वो वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, तो यहाँ पर हम जो है इस V0 से होती हुई 90 डिग्री पर क्या बना देंगे I0 दर्शा देंगे। ठीक है, और I0 से और x अक्ष के बीच जो कोण होगा कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये इसका फेजर आरेख बन जाएगा। हमने इसका VI वक्र बनाना है। तो VI वक्र में ये आपके पास x अक्ष है ओमेगा टी, ये आपके पास दो वक्र दिखा रखे हैं। जो ब्लू कलर का वक्र है ये आपके पास वोल्टेज को प्रदर्शित कर रहा है, और जो ब्राउन कलर का वक्र है ये धारा को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 है, यहाँ पर साम्यावस्था है, धारा पहले से ही चलनी शुरू हो गई है, यानी कि धारा वोल्टेज से पहले से ही
चल रही है, अर्थात धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है। धारा यहां से शुरू हुई, पहले शुरू हुई है, और वोल्टेज बाद में शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या दिखाएंगे, I और V के बीच वक्र को प्रदर्शित कर देंगे। साम्यावस्था से O से ऊपर की तरफ धनात्मक लेंगे और O से नीचे की तरफ ऋणात्मक लेंगे। ये इसका वोल्टेज का शिखर मान हो गया V0 और ये धारा का शिखर मान हो गया I0। इसी प्रकार से यहाँ पर ये धारा का शिखर मान हो गया है, ठीक है, और ये वोल्टेज का शिखर मान हो गया। इस प्रकार से हम इसको मिला सकते हैं। ये आपके पास वोल्टेज का शिखर मान और यहाँ पर धारा का शिखर मान नीचे की साइड दिखा सकते हैं। ये धारा का शिखर मान हो गया है और ये वोल्टेज का शिखर मान हो गया है, ठीक। अब हमने इस पे शक्ति क्षय ज्ञात करेंगे कि जब हम संधारित्र को किसी प्रत्यावर्ती परिपथ से जोड़ते हैं तो इसमें शक्ति क्षय कितनी होती है। तो माना किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों के बीच दी गई शक्ति, जो समय तात्क्षणिक शक्ति होती है, जो हम शक्ति दे रहे हैं, तो P बराबर V इंटू I। इस समीकरण में V और I का मान जो हमने निकाला पीछे उसको रख देंगे। P बराबर V का मान है V0 sin ओमेगा t, I का मान रख देंगे I0 sin कोस्ट ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पर V0 sin ओमेगा t हमने सूत्र पढ़ा था, sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, cos ओमेगा t होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो V0 sin ओमेगा t इंटू I0 cos ओमेगा t, ये सूत्र आपके पास है। sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, cos ओमेगा t। इसको याद रखना आपने, sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 बराबर होता है cos ओमेगा t। इस प्रकार से P बराबर V0 I0 V0 I0 इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा sin ओमेगा t इंटू cos ओमेगा t। फिर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र लगेगा, सूत्र sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा से हमने sin थीटा cos थीटा का मान निकाला, तो इसको यहाँ से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे नीचे को। sin थीटा cos थीटा बराबर हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2। आपके पास यहाँ पे sin ओमेगा टी थीटा की जब ओमेगा टी है तो ओमेगा टी रख देंगे इस पे। P बराबर हो जाएगा आपके पास V0 I0 sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2। थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2। एक पूरे चक्र के लिए, एक पूरे साइकिल के लिए संपूर्ण औसत शक्ति, जैसा मिलता है इसको P बार से दिखाते हैं या P माध्य लिख सकते हैं आप। तो P बार बराबर P माध्य दैट इज इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2 sin 2 ओमेगा टी का औसत। V0 I0 अपॉन 2 को बाहर ले लेंगे, V0 I0 अपॉन 2 को बाहर ले लेंगे, sin 2 ओमेगा टी का औसत निकाल लेंगे। और हम पढ़ चुके हैं कि sin 2 ओमेगा टी यानी कि एक पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति, एक पूरे चक्र के लिए औसत शक्ति अर्थात sin 2 ओमेगा टी का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये किस बराबर होता है, ये 0 होता है। एक पूरे चक्र के लिए sin 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो इसके साथ 0 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से P औसत बराबर 0। तो हमने देखा कि संधारित्र जब प्रत्यावर्ती परिपथ के साथ जोड़ा गया है तो औसत शक्ति क्षय 0 होती है।
इसी प्रकार से हमने कुंडली में भी देखा था, कुंडली को जब हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं तो औसत शक्ति का मान 0 आता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको पढ़िए। ओके।